नर युग्मक का केंद्रक, मादा युग्मक का केंद्रक, और उसके अंदर क्या है, गुणसूत्र। गुणसूत्र आपको बता दें n बराबर कितना होता है, 23 गुणसूत्र। तो नर युग्मक मादा युग्मक दोनों का गुणसूत्र जब आपस में मिल जाता है तो क्या बन जाता है, 2n, यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के गुणसूत्र का जब संलयन हो जाएगा, गुणसूत्र का जब एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ये n मान लीजिए नर युग्मक का, ये मादा युग्मक का, तब जाकर के क्या होगा, ये 2n बना लेगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है नर युग्मक का जो है गुणसूत्र और मादा युग्मक का गुणसूत्र, दोनों का गुणसूत्र में आपस में मिलके क्या बनाया, 2n बना दिया। तो यहाँ पर जो है आपको क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको हो रहा है गुणसूत्रीय संयुग्मन, गुणसूत्रीय संयुग्मन। इसका मतलब हुआ क्रोमोसोमल फ्यूजन। जब क्रोमोसोमल फ्यूजन हो जाएगा तो अब हम इसको एक नाम से जानते हैं, एम्फीमिक्सिस। क्या नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एम्फीमिक्सिस। एम्फीमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस। कोई दिक्कत है? नो सर। एम्फीमिक्सिस में आपको पूछा जाएगा तो क्या कहिएगा कि जब एम्फीमिक्सिस में पूछेगा क्या कहिएगा, गुणसूत्रीय संयुग्मन को, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का जब गुणसूत्र आपस में संयुग्मित हो जाता है तो उसको हम गुणसूत्रीय संयुग्मन कहते हैं। और गुणसूत्रीय संयुग्मन जब हो जाएगा, गुणसूत्रीय संयुग्मन जब हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीमिक्सिस। और इसी एम्फीमिक्सिस को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, एम्फीमिक्सिस को दूसरे नाम से जानते हैं और इसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि सिनगेमी और फर्टिलाइजेशन को एक ही कर देता है। बताइए, इससे पहले दिखाए ना, सिनगेमी में तो सिर्फ कोशिका द्रव का जो है संयुग्मन होता है। दोनों युग्मक के कोशिका द्रव का जब सिर्फ संयुग्मन होता है, मिलन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, सिनगेमी। तो क्या कोशिका द्रव मिल जाएगा तो हो गया? नो सर। तो कोशिका द्रव का मिलना सिनगेमी कहलाता है, जबकि गुणसूत्र का आपस में संयुग्मित होना एम्फीमिक्सिस या निषेचन कहलाता है। इसका मतलब है कि सिनगेमी और निषेचन में अंतर अगर आपसे कोई पूछे तो बता दीजिएगा ना। यस सर। अगर दो युग्मक के कोशिका द्रव का संयुग्मन होता है उसको सिनगेमी कहते हैं, और यदि दो युग्मक के गुणसूत्र का संयुग्मन होता है तब उसको हम लोग निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग तीन बातें देखें। क्या क्या चीज देखें? सबसे पहला देखे सिनगेमी, देखे कोशिका द्रव का संयुग्मन देखे ना। इसके बाद क्या देखे, इसके बाद कैरियोगेमी देखे, मतलब दोनों युग्मक के केंद्रक द्रव का संयुग्मन। और तीसरा बात क्या देखे, गुणसूत्र का संयुग्मन। तो ये तीनों में कहीं डॉट है? फिर से एक बार सुन लीजिए, अगर दो युग्मक के कोशिका द्रव का संयुग्मन होता है तो उसको सिनगेमी कहते हैं। अगर दो युग्मक के केंद्रक द्रव का संयुग्मन होता है तो उसको कैरियोगेमी कहते हैं, केंद्र की संलयन कहते हैं। यदि दोनों युग्मक के गुणसूत्र का संयुग्मन होता है तो उसको एम्फीमिक्सिस या निषेचन कहते हैं। यहाँ तक में कोई डाउट? नो सर। थैंक यू। अब हम लोग चर्चा करेंगे, निषेचन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? निषेचन। आप लोग बताइए, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है?
तो निश्चित रूप से कहिएगा अंडाशय में होता है। तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक जाइए, ये मान लीजिए अंडाशय है और इसमें जो है अंडाणु का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है अंडाणु का, ओवम। और ये क्या है आपको, अंडाशय, ओवरी। मतलब हुआ कि अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है। अब जो है अंडाशय में जिस अंडाणु का निर्माण हुआ है, आपको फिर हम जो है इस तरह से हम बनाए थे एक फिगर, याद होगा आप लोग को। और इसमें हम बताए थे कि अंडाशय से अंडाणु जो है बाहर निकलता है। अंडाशय से अंडाणु क्या होता है, बाहर निकलता है। चलिए यहां पर देखिए अंडाणु बाहर निकल गया। ये क्या है आपको, अंडाशय, मतलब ओवरी। तो अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ, और जिस अंडाणु का निर्माण हुआ वो अंडाणु जो है अंडाशय से बाहर निकल गया। ये अंडाणु जो है अंडाशय से बाहर निकल गया, ओवम। यहां तक में कहीं दिक्कत? अब सबसे बड़ी बात समझिए, पढ़ाई का मतलब होता है कि निचोड़ रिजल्ट आपके दिमाग में कुछ आए। आप लोग को अगर पूछा जाए ओवम और एग, इसमें क्या अंतर है, ओवम और एग में क्या अंतर है? आप लोग से पूछा जाएगा कि ओवम और एग में क्या अंतर है, तो क्या कहिएगा? जो ओवम है वही एग है, क्योंकि एग फीमेल के बॉडी में बनता है, स्पर्म मेल के बॉडी में बनता है, दोनों फ्यूज करेगा तब युग्मनज का निर्माण होगा। उसी को क्या कहेंगे, निषेचन कहेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप जानिए ओवम और एग में अंतर क्या है। आपको मैंने बताया था, यहाँ देखिए, आपको मैंने बताया था अंड जनन। अंड जनन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, oogenesis। अच्छा बताइए तो अंड जनन में किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। किसका निर्माण होगा, अंडाणु का। कोई शक है क्या? नो सर, नो सर। ओवम का निर्माण होगा, अंड जनन में ओवम का निर्माण होगा। और ये अंड जनन जो होगा ये किसमें होगा, मादा में। किसमें होगा, मादा में, इन फीमेल। तो फीमेल में जो होता है अंड जनन की क्रिया होती है, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है ना? क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अब यह अंडाणु का निर्माण हो गया, किस क्रिया में, अंडजनन के। आप लोग एक चीज जानिए, हालांकि इससे पहले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अंडाशय से अंडाणु का निकलना, मतलब अंडाशय से अंडाणु का मुक्त होना अंडोत्सर्ग कहलाता है, ओवुलेशन। क्या बताया गया था? yes. अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन कहलाता है। अंडाशय से अंडाणु का निकलना क्या कहलाता है, ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग कहलाता है। अंडाणु नहीं निकलता है, इसको भले हम नाम अंडाणु दे देते हैं, लेकिन इसको आप कहिए सेकेंडरी ऊसाइट। क्या कहिए, सेकेंडरी ऊसाइट। सेकेंडरी ऊसाइट। ऊसाइट क्या कहिएगा, सेकेंडरी ऊसाइट। दरअसल में जो होता है अंडाशय से जो होता है सेकेंडरी ऊसाइट ही बाहर निकलता है। अब बोलोगे सर इससे पहले बताए कि अंडाणु निकलता है, अभी कह रहे हैं सेकेंडरी ऊसाइट निकलता है। कंफ्यूजन। क्योंकि यही सेकेंडरी ऊसाइट जो है बाद में जाकर के अंडाणु में बदलता है। कब बदलता है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सारा काम धाम इसमें हो गया रहता है। ये अंडाणु चाहता है कि जिस समय फर्टिलाइजेशन होगा ना, तो थोड़ा सा ही चरण को बदलना पड़ेगा, स्टेप को उठाना पड़ेगा, उठा लेंगे।
इसका मतलब है कि जब फर्टिलाइजेशन होने का समय आता है, यही सेकेंडरी ओसाइट क्या होता है, अंडाणु में बदल जाता है। अंडाणु में बदल जाता है। अंडाणु में तो बदल जाता है, ये सेकेंडरी ओसाइट किसमें बदलता है, अंडाणु में बदलता है। चेंज किसमें, अंडाणु मतलब ओवम। लेकिन बात तो यहां आ रही है कि मैंने तो कहा कि ओवम और एग में अंतर क्या है। तो अब यहां समझिए कि जब सेकेंडरी ओसाइट जो है अंडाणु में बदल गया, सेकेंडरी ओसाइट किसमें बदला, अंडाणु में बदल गया। अब देखिए, इसको हम अंडाणु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अंडाणु। अंडाणु मतलब ओवम का है। ये ओवम का ये वाल जो है, दीवार देख रहे हैं ना, ओवम का दीवार जो है एक झिल्ली को अपने ऊपर बनाता है। ओवम का दीवार क्या करता है, एक झिल्ली को अपने ऊपर बनाता है। ये देखिए, ये ओवम था, ये अपने ऊपर एक झिल्ली को बना दिया, एक सतह का निर्माण कर दिया, झिल्लीय सतह का निर्माण कर दिया। तो झिल्लीय सतह का जो निर्माण करता है, इस झिल्लीय सतह को हम लोग कहते हैं जोना पेलुसिडा। आपको मैंने इससे पहले क्लास में बताया होगा, अंड जनन में आप देखिएगा, मैंने कहा था अंडाणु जो होता है दो सतह से घिरा रहता है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा से, जी सर, दो सतह द्वारा। तो आप जानिए कि अंडाणु जो है एक झिल्ली को स्रावित करता है अपने बाहर की ओर, और उस झिल्लीय सतह को क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा। और आप याद कीजिए, जिस समय अंडजनन हम बताए होंगे उस समय बताए थे कि अंडाशय में अंडाणु जब बनता है तो उसमें हमने एक टर्म दिया होगा एंट्रम। एंट्रम में द्रव भरा रहता है, जिसके कारण जो है अंडाशय में जो है अंडाणु थोड़ा खिसक जाता है। क्या करता है, अंडाणु थोड़ा क्या होता है, खिसक जाता है। किसके कारण से, एंट्रम में जो द्रव भरा रहता है। तो ये जो है एंट्रम में द्रव भरा रहने के कारण क्या होता है, ये अंडाणु क्या होता है, थोड़ा खिसक जाता है। लेकिन खिसकता तो है ये अंडाणु, लेकिन पुटकीय कोशिका का साथ नहीं छोड़ता है। उसी को मैंने कहा था डिस्कस प्रोलीजेरस, मतलब अंडाणु और पुटकीय कोशिका के समूह को डिस्कस प्रोलीजेरस कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये अंडाणु जो है अपने बाहर की ओर एक झिल्लीय सतह का निर्माण करता है, जिसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। अब पुटक के साथ तो इसका संबंध था, तो पुटक भी क्या करता है, एक और कोशिका का सतह बनाता है इसके बाहर की ओर। इसके बाहर की ओर क्या करता है, एक और सतह बनाता है। कौन बनाता है, पुटक, फॉलिकिल। हाँ, फॉलिकिल जो है एक और सतह का जो है निर्माण करता है। इसका मतलब हुआ कि अंडाणु के चारों ओर जो है दो सतह का निर्माण हुआ, जिसमें पहला सतह क्या था, जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा का निर्माण किससे हुआ, अंडाणु के ही द्वारा हुआ। अंडाणु का स्राव हुआ और अंडाणु के बाहर एक जो है झिल्ली का निर्माण हो गया, उसी सतह को क्या कहे, जोना पेलुसिडा। और ये जो है इसको कहते हैं जोना कोरोना रेडियाटा। हाँ, कोरोना रेडियाटा क्या कहते हैं, कोरोना रेडियाटा। अब देखिए, कोई दिक्कत है इसमें, अंडाशय में अंडाणु का निर्माण हुआ, अंडाशय से अंडाणु बाहर आया। जैसा कि मैंने कहा, तत्काल के लिए चला जाता है कि अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है, लेकिन क्या निकलता है, सेकेंडरी ओसाइट। यही सेकेंडरी ओसाइट किसे बदलता है, अंडाणु बदलता है। अंडाणु अब क्या करता है, झिल्ली का निर्माण करता है अपने बाहर की ओर, जिसको क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा के ऊपर भी
ऊतकों के द्वारा, फॉलिकल के द्वारा एक और झिल्ली का निर्माण होता है, जिसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अंडाणु, और अंडाणु के ऊपर जब दोनों झिल्ली का सतह बन जाएगा, अर्थात अंडाणु के ऊपर दो झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक। क्या कहेंगे? एक, यानी कि डिंब या अंडाणु। अंडाणु ही मतलब एक और ओवम का हिंदी जो है अगर सोचोगे तो अंडाणु ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर कर दिए, क्योंकि आप लोग समझिए कि अंडाणु और एग में अंतर है ना। क्या अंतर है? कि अंडाणु में जो होता है, जब दो झिल्ली का निर्माण हो जाता है तब उसको एक कहते हैं। अब बिना दोनों झिल्ली के सतह का अगर रहेगा तब उसको क्या कहेंगे? अंडाणु। और जब अंडाणु के ऊपर दो झिल्ली का निर्माण हो जाएगा, जो ना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा, तब उसको क्या कहेंगे? एक। डिंब या अंडाणु। डिंब या अंडाणु। अब यहाँ पर बात समझ, हम लोग पढ़ने क्या जाते? निषेचन। निषेचन में क्या होता है? ये तो आपको मादा युग्मक हुआ ना, ये आपको क्या हुआ? मादा युग्मक, मतलब फीमेल गैमिट। तो इस फीमेल गैमिट से मेल गैमिट मिलेगा, तब ना जो है युग्मज का निर्माण, जायगोट का निर्माण होगा, तब ना निषेचन होगा। अब बताइए, ये एग का निर्माण हो गया है, और एग जो है कितना झिल्ली से घिरा हुआ है? दो झिल्ली से। जब तक ये दोनों झिल्ली रप्चर नहीं होगा, रप्चर मतलब क्या? टूटना। मान लो कि ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, तो ये स्पर्म जो है यहाँ जाएगा, तो क्या अंदर जा पाएगा मादा युग्मक के? नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो सुरक्षित है दो लेयर के द्वारा ना, दो सतह के द्वारा ना। तो जब तक ये दोनों सतह टूटेगा नहीं, तब तक स्पर्म अर्थात शुक्राणु अर्थात नर युग्मक उसके अंदर घुसेगा नहीं। मतलब क्या हुआ कि जब तक ये दोनों ही सतह जो है टूटेगा नहीं, तब तक ये जो है स्पर्म अर्थात शुक्राणु अर्थात नर युग्मक का जो है प्रवेश अंडाणु में नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि निषेचन होने के लिए डिंब का या अंडाणु का या कहे तो एग का जो दो सतह बाहर की ओर होता है, उसका टूटना क्या होता है? जरूरी होता है। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक निषेचन नहीं हो। तो अब हम लोग को ये समझना है कि आखिर ये समझना है कि आखिर ये शुक्राणु जो है तो कैसे इसके अंदर प्रवेश कर जाता है ना। तो इस घटना को जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा तो प्रवेश करने के बाद ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का संयुग्मन होगा, उसे क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। अभी प्रवेश नहीं किया है, अब प्रवेश हम लोग जो है दूसरे क्लास में करवाएंगे। आखिर क्या घटना होती है, क्या चेंजिंग होता है, क्या परिवर्तन होता है, किस वजह से जो है नर युग्मक अर्थात शुक्राणु जो है अंडाणु के अंदर प्रवेश करके निषेचन की क्रिया को संपन्न करती है, ये सारी बात हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।